आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, है ना? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में अभ्यास प्रश्न कर रहे थे मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। हमने थोड़े से प्रश्न कर लिए थे। अब जो है हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें बाकी के प्रश्न जो है करना है। तो सब लोग अपने नोटबुक निकालिए। प्रश्नों को टेक्स्ट बुक से देखना काफी है और उत्तरों को आपको लिखना है। तो हमने पिछले कक्षा में ये लिख लिया था ना, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? सब जरा चेक कर लीजिए। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये उत्तर हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पांचवा उत्तर भी हम लोग लिख चुके हैं ना? पांचवा उत्तर ये भी जरा आप देख लीजिए सिर्फ। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, ये भी हमने लिख लिया है। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक ठीक है नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। ये भी हो चुका है ना? सभी का हो गया है? हो गया? ओके। अब जो है बच्चों, हमने आपसे कहा था कि आप जो है कौन सा लिखोगे? अपना अगला प्रश्न देखिए। हरित क्रांति क्या है? जल्दी से लिख लीजिए। ये हमारे उत्तर बिना बताए ही आप लोग क्या कर सकते हो, इसका उत्तर लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो बच्चों सारे जल्दी से प्रश्न लिखिए और बहुत लेट नहीं लिखोगे आप लोग। कोशिश करना कि जल्दी जल्दी लिखे। ठीक है, हरित क्रांति क्या है? प्रश्न लिख लीजिए, हरित क्रांति क्या है? चलिए, हरित क्रांति क्या है? उत्तर, आधुनिक कृषि उपकरणों, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, और पर्याप्त सिंचाई के साधनों लिख लिया। पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ये आपके किताब में भी दे रखा है। ठीक है, ये हरित क्रांति क्या है, इसका जो डेफिनेशन है क्या कर रखा है, आपके किताब में भी दिया हुआ है। तो ये आपको आपको जिस तरह से आपने पढ़ रखा है उस तरह से उसको लिख लीजिए। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हो गया? आगे बढ़े। अगर किसी का नहीं होता है तो वो क्या कीजिएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हैंड रेस कर दीजिएगा, तो हम आपको वो दोबारा दिखाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखे।
क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। जिनका प्रश्न 6 हो चुका है वो लोग क्या कीजिए, अपने किताब में से, अपने टेक्स्ट बुक में से देखकर अगला प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न 7वां लिख लीजिए। प्रश्न 7वां, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। जिनका नहीं हुआ है वो जो है ये आंसर लिखिए। जिनका हो चुका है वो क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। चलिए, सभी का हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं अब। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। इस प्रश्न को लिखिए। लिख लिया सभी ने प्रश्न? प्रश्न 7वां, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। उत्तर लिखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां तक लिख लिया? ओके। अब देखते हैं क्या योगदान है। ठीक है। प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रौद्योगिकी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में हमारे देश में बहुत तेजी से बहुत तेजी से उन्नति की है। प्रौद्योगिकी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे इससे एक नई क्रांति आ गई है। इससे क्या आ गया है बच्चों? एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण मिसाइलों का निर्माण
हमारे देश में हो चुका है। हमारे देश में हो चुका है। जल्दी जल्दी लिखिए। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। हो गया इतना? अब जिनका हो गया है वो अगला प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों का हो चुका है वो क्या करेंगे? अपना 8वां प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों का संक्षेप में लिखिए। जिनका हो गया है वो अगला प्रश्न लिखो। किताब में से देखकर क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए, 8वां प्रश्न लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों का संक्षेप में क्या करना है? लिखना है, ठीक है, संक्षेप में लिखिए। ये हो चुका है ना बच्चों आपका आंसर? आगे बढ़े। ओके, तो सभी अब 8वां प्रश्न लिखिए। सभी बच्चे 8वां प्रश्न लिखिए। देखिए हम आपको बहुत धीरे धीरे दिखा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी जल्दी जल्दी लिखे, ठीक है, तभी हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर पाएंगे। प्रश्न 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। जल्दी से लिख लीजिए। और बच्चों आज आपका इंग्लिश क्लासेस नहीं होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस के क्लासेस को ही थोड़ी और देर लेकर आपको छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज आपका सिर्फ साइंस सब्जेक्ट होगा, आज आपको इंग्लिश क्लासेस नहीं है। तो हम थोड़ी ज्यादा देर लेकर आपको छोड़ देंगे। तो हो गया प्रश्न 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर लिखिए बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सॉरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाले हानियां। तो आप इस तरह से हानियां लिखकर क्या कीजिएगा, एक डैश कीजिए, एक डैश करके छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज एक एक हानियों को लिखेंगे। हो गया ना? इतना तक हो गया ना आपका? चलिए, तो सबसे पहला हानि देखते हैं। सबसे पहला हानि हम लोग देखते हैं, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से। लिखिए, मनोरंजन के साधनों साधनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो हम लोग जो, जहां पर विज्ञान हमारे लिए क्या साबित हुआ है, वरदान साबित हुआ है, वहीं पर कई बातें हमारे लिए अभिशाप स्थापित हुआ है। तो हम देख रहे हैं विज्ञान से होने वाले हानियां कौन कौन से है। तो सबसे पहला पॉइंट, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हो गया? ओके। मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, है ना, कि आपको ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप अभी काफी बड़े हो चुके हो, 7वीं कक्षा में पहुंच चुके हो, और अभी आपको स्पीड में लिखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप एग्जाम सब लिखोगे तो बहुत सारी बातें आपकी छूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हमें सब कुछ पूरा करना होता है। तो मेरे बच्चों कोशिश कीजिए कि थोड़ी जल्दी जल्दी हैंडराइटिंग को सुंदर सुंदर तरीके से ज्यादा से ज्यादा आप लिख पाओ। क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट हमने लिख लिया, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, बड़े बड़े उद्योगों से
बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले निकलने वाले अपशिष्टों को अपशिष्टों को नदियों अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित कर दिया जाता है जिसके कारण जिसके कारण नदी का जल जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। जो आंसर्स मैं आपको दे रही हूं वो आप लोग लिख पा रहे हो ना? लिख पा रहे हो तो एक थंब दे दीजिए अगर आप सभी लिख पा रहे हो तो। या तो आपको और भी समय की जरूरत है, या फिर आप धीरे धीरे लिख रहे हो, या लिखने में मुश्किल हो रही है। ऐसे कोई बात होने पर भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम उसके हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उद्योगों से जितने भी अपशिष्ट सब है वो कहाँ पर विसर्जित कर देते हैं? उसकी जो गंदगियां सब है, नदियों में या फिर इधर उधर जाकर फेंक देते हैं, है ना? जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। चलिए, इतनी बातें हो गई ना? क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। कृषि में कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के कृषि में उर्वरकों, हमने देखा ना, जैसे कि जब हरित क्रांति हुई तो कृषि में ज्यादा से ज्यादा यानी क्या, खाद्यान्न यानी उर्वरक शक्तियों का प्रयोग करने लगे। तो कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। यानी क्या हो रहा है बच्चों? मिट्टी जो है प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। हो गया? इतना हो गया ना आप सबका? चलिए, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए। जंगलों की जंगलों की जंगलों की जंगलों की जंगलों की अंधाधुंध कटाई से, यानी बुरी तरह से क्या काट रहे हैं? जंगल काट रहे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण
वातावरण और वातावरण और वन्य प्राणियों का वन्य प्राणियों का अस्तित्व वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यानी क्या है, जानवरों के लिए घर सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य अपने आवश्यकता के लिए मनुष्य क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वातावरण और वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गए हैं। वे सब क्या हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, जिसके कारण वो लोग क्या है, मनुष्यवास स्थलों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, विज्ञान की हानियां, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाले हानियों का एक पॉइंट है। चलिए, हो गया बच्चों। चलिए, इतने पॉइंट्स थे आपके जो है इस पार्ट में। हम एक और बार दिखा देते हैं सारे पॉइंट्सों को, कोई भी छूट गया है तो आप लिख लीजिए। प्रश्न 8वां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों को संक्षेप में लिखिए। ये था हमारा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके आंसर्स। ठीक है, पॉइंट्स देख लीजिए, कोई छूट गया है तो आप दोबारा लिख लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाले हानियां। पहला, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ये पॉइंट सभी ने लिख लिया ना। और ऐसे कोई प्रश्न है जो आपका छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके बच्चों ने लिखा नहीं है, वो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए, बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। ओके, अगला पॉइंट देखें। कोई भी प्रश्न अगर आपका छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा प्रश्न दिखाना है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। फिर अगला पॉइंट देखिए, कृषि में कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। हो गया। अगला, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण और वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो ये हो गया ना सभी का। कोई बोल रहे हैं कि नंबर 6 प्रश्न जो है 6 हुआ नहीं है, तो हम 6वां प्रश्न एक और बार आपको दिखा रहे हैं, हरित क्रांति क्या है। इसी तरह से जो भी आपका डाउट है, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और हम आपको दोबारा से दिखाएंगे। तो प्रश्न 6 पहला देख लीजिए, और किसी भी स्कूल का कोई प्रश्न छूट गया है तो जरा लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, हरित क्रांति क्या है ये आप लिख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, अब बोलेंगे नहीं, आपको जो है लिखना है, जहां से छूटा है वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन 6,
और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है स्कूल के नामों से चढ़िएगा, ठीक है। इसमें जो है विनीत कुमार जो भी है वो क्या कीजिएगा आप सर, आप अपने स्कूल के नाम से चढ़िएगा, तो हमें जो है स्कूल का नाम देखने में आसानी होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हो गया तो आप थंब भी दे दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपका हो चुका है। और जिन बच्चों को अभी छूट गया है बच्चों, वो आप क्या कीजिएगा, इस आंसर को, ये जो आंसर छूटा हुआ है इसको आप लिख लीजिए। ओके, तो हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, और भी कोई प्रश्न है तो क्या कीजिएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न जो है आपका छूटा हुआ है। ठीक है, सिक्स्थ का हो चुका है ना हमारा। अब कोई और प्रश्न अगर आपका छूट गया है तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, पहले से लास्ट तक जरा एक और बार ये पार्ट के सभी प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर हमारा अगला जो है इकाई बोलेंगे, क्योंकि आज सिर्फ आपका किसका चलेगा, आपका साइंस के क्लास ही चलेंगे। ठीक है, आज आपको अंग्रेजी का क्लास नहीं है। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न सब जरा चेक कर लीजिए, सारे बच्चे चेक कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, आंसर है स्कैनर। सभी ने लिख लिया ना? ओके, सिर्फ चेक करते हुए जाइए। दैनिक जीवन में उपयोगी है, आंसर टिक कीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखिए, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेटवर्क क्या कहते हैं, इंटरनेट। जरा चेक करते हुए जाइए, ठीक है, कोई छूटा है या कोई गलत लिखा है। मृदा प्रदूषण से कम होती है, क्या कम होती है बच्चों, उर्वरा शक्ति। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, डैश के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है, तो वो क्या है, एंडोस्कोप द्वारा। फिर खा देखिए, डैश डैश और डैश मनोरंजन के साधन है, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठेकुली रहट डैश के पारंपरिक साधन है, कृषि के। ठीक है, कृषि। प्रश्न 3 देखिए, स्तंभ ख, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख को सुमेलित करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है। तो आपको जो है क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। सभी देखिए ठीक लिखा है कि नहीं, ईमेल, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, कृत्रिम उपग्रह, दूर संचार व्यवस्था। और जब भी बच्चों टाइम मिले तो ये सभी आपको नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है, तभी आपको जल्दी याद होंगे। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल, मिसाइलें, एलपीजी खाना पकाने का गैस। ओके, फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, उत्तर है, विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। सब चेक करते हुए जाइए, ठीक है, कि कोई गलत लिखा है या फिर कुछ छूट गया है तो।
अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति क्या है? हमने अभी आपको ये दिखा दिया, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। क्लियर है ना सभी का? सभी का हो चुका है। ओके। फिर जो है प्रश्न 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। सभी का ओके है ना यहाँ तक? फिर जो है अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। तो ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास है। अब जो है 8वां प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाले हानियां, मनोरंजन के साधनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यंत उपयोग से यानी अत्यधिक उपयोग से प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। हो गया। फिर ये भी देख लीजिए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण और वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो बच्चों ये थे हमारे पहले पार्ट का प्रश्न उत्तर। ओके। और जहां पर भी लाइट सब नहीं है, प्रॉब्लम्स है, वो लोग क्या कीजिएगा, मोबाइल से क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करके भी क्या करना है, किसी ना किसी तरह हमारी पढ़ाई को पूरा करना है। तो बच्चों हमारा जो इकाई 2 है, ठीक है, आज जो है हम थोड़ी देर और लेकर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आज जो है आपकी अंग्रेजी की क्लास नहीं है, तो साइंस की क्लास थोड़ी देर और लेकर हम आपको छोड़ देंगे। तो बच्चों दूसरा इकाई, ठीक है, हमारा जो दूसरा इकाई है, रेशों से वस्त्र तक। क्लियर? कौन सा है हमारा दूसरा इकाई? मुझे लग रहा है कई स्कूलों में ये पार्ट भी खत्म हो चुका होगा, है ना? आप लोग सब आगे होंगे। आप लोगों के स्कूल में कौन सा पार्ट चल रहा है, जरा कमेंट करोगे, हमें पता चले आप कहां तक पहुंच चुके हो। रेशों से वस्त्र तक। ओके। तो हम लोग जो है बच्चों, हमारा जो दूसरा पार्ट है यानी दूसरा इकाई है, रेशों से वस्त्र तक। ओके। इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। रेशों से वस्त्र तक। तो बच्चों हम लोग, आप सबको पता है ना, हमारे वस्त्र, हाँ, 4th लेसन प्रोग्रेस में है। गुड। तो आप लोग बहुत आगे हो। ये 10 जो लिखा हुआ है 10वां लेसन है कि 10वां लेसन चल रहा है अनंतपुर में? बहुत अच्छे, आप बहुत आगे हो। गुड। तो बच्चों आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपके स्कूल में जो है बहुत सारे आगे चल रहे, यानी 12वां लेसन चल रहा है ना? खरादना में वाराणसी का। ओके, वेरी गुड। तो यानी अब बहुत आगे चल रहा है आपका इकाई। तो मेरे बच्चों आप क्या कीजिएगा, फिर भी आपको कई स्कूलों को जो है, इसीलिए हम पूछते हैं कि अभ्यास प्रश्न जो है आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप सबके स्कूलों में इतने आगे आप बढ़ चुके हो, तो फिर आप जो है अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों के पूरे हो गए होंगे, है ना?
जिन स्कूलों में इतने चैप्टर्स आगे हैं उन लोगों का अभ्यास प्रश्न सब पूरा हो चुका होगा बच्चों का। ऐसे कई स्कूल है जहां पर अभ्यास प्रश्न नहीं हुए हैं, या कोई ऐसा स्कूल है जिनके कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई स्कूल है? और जिन लोगों का अभ्यास प्रश्न पूरा हो चुका है वो जब हम लिखवाते हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोग जो है उसको सुन लीजिएगा बैठकर। क्लियर है? ठीक है। तो जो है बहुत सारे स्कूलों में तो पांचवा, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। गुड। तो हम लोग जो है बच्चों ऐसा करते हैं, हमारा दूसरा चैप्टर एक और बार आप सुन लीजिए जिन लोगों का खत्म हो चुका है, रेशों से वस्त्र तक। तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, रेशे यानी हमारे जो कपड़े जो वस्त्र जो बनते हैं बच्चों वो किससे बनते हैं? रेशों से बनते हैं, है ना? रेशों से बनते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? रेशों से होती है। तो हम लोग जो है रेशे, आपने जो है अपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा होगा, है ना, कि रेशे प्राप्त करने के लिए हमें जो है हम लोग पौधों पर भी क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं, और जानवरों पर भी आश्रित रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों से बने रेशे। तो यानी बच्चों हम लोग जो है पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, ठीक है, पौधों से प्राप्त होने वाले, यानी जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? आप सब पहले से ही पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा ना कि क्या कहते हैं जो पौधों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। बोलिए बच्चों, जोर से बोलिए। पादप रेशे। कौन से रेशे कहते हैं? पादप रेशे। क्लियर? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम लोग जो है पादप रेशे कहलाते हैं। अब जो है हमें कई पौधों से क्या मिलता है? रेशे मिलते हैं। जैसे कि जो है कपास के पौधे, ठीक है, कौन कौन से हैं? कपास के पौधों से क्या मिलता है हमें? कपास के पौधों के बिनोलों से रुई, तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से क्या प्राप्त होता है? जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। यानी हमने जो है कपास कहाँ से देखा? कपास के पौधों के पिनोलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से क्या मिलता है? जूट के रेशे प्राप्त होता है। तो हम लोग जो है कपास से प्राप्त होता है, पटसन से प्राप्त होता है, ठीक है। इन सब रेशों का उपयोग हम लोग बहुत सारे चीजों के लिए करते हैं। इन सब रेशों का उपयोग जो है बच्चों हम लोग जो है बहुत सारे उपयोग के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कागज, ठीक है, जो आपकी किताब में कागजें होते हैं कागज बनाने के लिए, फिर जो है बच्चों सूती वस्त्र बनाने के लिए, ठीक है, सारे उदाहरण है, आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो है चादर बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, बहुत सारे चीजों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पादप रेशों से हम लोग जो है बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि कपास के रेशों से, ठीक है, कपास के रेशों से हमने क्या क्या देखा कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं कपास के रेशों से। जैसे कि कागज हुआ, सूती वस्त्र हुआ, ठीक है, चादर हुए, पर्दे हुए, इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग किसमें कहाँ कर रहे हैं? रेश यानी कपास के रेशों से हम लोग ये सारे चीजें हम लोग बना रहे हैं। और जूट के रेशे, फिर हमने किसके बारे में बात किया? जूट के रेशे। अगली कक्षा में हम इन सब के जरा चित्र भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, कौन कौन से है, कपास कैसा होता है, जूट कैसे होता है। तो जूट के रेशों से हम लोग क्या बनाते हैं? रस्सी। तो इससे क्या पता चलता है? ये थोड़ी सी और क्या है, मजबूत है ना? रस्सी बनाते हैं। फिर जो है बोरा, ठीक है, रस्सी बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं बच्चों? बोरा बनाते हैं। तो कपास के यानी कपास से कागज, सूती वस्त्र आदि बनाते हैं। जूट के रेशों से हम लोग क्या क्या बना रहे हैं?
हम लोग जो है बोरा बना रहे हैं, रस्सी बना रहे हैं, दरी बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और मोटा होता है ना। तो ये सब बनाया जाता है। तो हमने ये किसके बारे में बात किया? पादप रेशों के बारे में, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। अब बच्चों, हमें जिस तरह से पौधों से प्राप्त होता है, उसी तरह से हमें क्या है, जांतव रेशे भी है। ठीक है, यानी जानवरों से जो रेशे प्राप्त होते हैं। तो पादप रेशे क्लियर है ना। अब हम देखें जांतव रेशे क्या है। अभी आप जो है इसको समझ लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए बैठकर। तो बच्चों, पादप रेशे के बारे में हमने बात किया। अब जो है हम लोग जांतव रेशे, तो आपको नाम से ही क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, कहाँ से मिलते होंगे जांतव रेशे। जांतव रेशे यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? जंतुओं से। ओके, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि हमें जंतुओं से जो है भेड़, सबसे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, और रेशम, रेशम के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? हम लोग रेशम कहाँ से मिलता है हमें? रेशम के कीट से। ठीक है, उसके जीवन चक्र सब हम आपको बताएंगे। तो जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम लोग जांतव रेशे कहते हैं। और ऊन तथा रेशम, ऊन तथा रेशम जो है जांतव रेशों का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है? जांतव रेशे है। जैसे ऊन मिलता है, और जो है ऊन क्या बोलते हैं? रेशे। ठीक है, जो भेड़, भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, इन सब के शरीर से निकलने वाले बालों को हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, और हम लोग ऊन बनाते हैं। और ये जो रेशम है, रेशम के कीट के कोकून से, अब इसके डिटेल हम आपको देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। और ऊन का उपयोग आपको पता है ना, हम लोग कहाँ पर करते हैं ऊन का उपयोग? जो है जब सर्दियां पड़ती है तो सभी ऊन के क्या पहनते हो? स्वेटर पहनते हो। तो ऊन का उपयोग जो है हम लोग हमारे शरीर को गर्म करने के लिए, यानी स्वेटर, स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में हम लोग करते हैं। और रेशम का उपयोग आपको पता है ना, जब आप लोग जब कोई शादी या ब्याह या फिर कोई भी फंक्शन है ना, यानी बर्थडे पार्टी हुआ, कुछ भी हुआ, जब वहां सब जब आप जाते हो, तब क्या है, आप रेशमी रेशमी कपड़े पहनते हो ना, बहुत चमकदार। यानी आप जब एक दूसरे के कपड़ों को देखते हो तो बहुत ही सुंदर है, ये किससे बना है? ये रेशम से बना है ना। बहुत सॉफ्ट होते हैं वो कपड़े, बहुत देखने में काफी प्यारा भी लगता है। और आप लोग बहुत खुश होते हो ना जब आप इस तरह पार्टी सब में जब रेशम के कपड़े पहन के जाते हो। काफी महंगा भी आता है और बहुत ही हमें पहनने में भी आरामदायक होता है। तो हम जांतव रेशों के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन है, जैसे कि भेड़, याक आदि के शरीर से, यानी जो ऊंट है, बकरी है, या फिर याक है आदि के बालों से, यानी शरीर के बालों से हमें प्राप्त करता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो है अब हम लोग देखेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। ठीक है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो आपको पता है जैसे कि भेड़ की त्वचा से, यानी मेनली आप किसका नाम लोगे जब आपसे कॉमनली पूछा जाएगा? तो आप जो है सबसे पहले किसका नाम लेते हो? भेड़ का। तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। तो कोई आपसे ये पूछे बच्चों कि ऊन क्या है ना, हमने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं, स्वेटर पहन रखा है, तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्या है ये ऊन क्या है, तो आप इसको क्या उत्तर दोगे? किस तरह से उत्तर दोगे? कि भेड़ की त्वचा के बालों से प्राप्त किए जाने वाले
मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। मुलायम घने रेशों को क्या कहा जाता है बच्चों? ऊन कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हमें याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का उपयोग किसमें करते हैं? हम लोग ऊन प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है। और हम लोग जो है, आपको पता है आपकी मम्मी आपके लिए सुंदर सुंदर स्वेटरें बनाती है ठंडी के लिए, तो वो लोग बाजार जाते हैं और वहां से क्या खरीद के लाते हैं? ऊन खरीद के लाते हैं। ठीक है। तो जो है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? अब हम आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे पता है आप सब बैठकर बोर हो रहे हो, है ना, क्योंकि बहुत देर से हमारा क्लास चल रहा है। तो बच्चों, आप क्या कीजिएगा कि अगली कक्षा में जब आप आओगे, तो सबसे पहले हम आपका जो पहला चैप्टर था, जो अभी हमने खत्म किया, प्रश्न उत्तर, उसका जो है हम लोग क्या करेंगे? उसमें से हम लोग आपसे प्रश्न, 10 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़कर आकर पूरे मार्क्स स्कोर करते हो ना। और उसके बाद जो है, जिनका हो चुका है, जिन स्कूल का हो चुका है, वो भी ये चैप्टर यानी रेशों से वस्त्र तक आप लोग एक बार जल्दी से पढ़कर आओगे, ताकि अगली कक्षा में जब हम आपको इसके और डिटेल्स देंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों, हम जो आपको क्लास लेते हैं, वो सब आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से समझ में आता है तो जरा कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। या फिर आपको मुश्किल होती है क्लास समझने में, अगर मुश्किल हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आता बोलिए। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो सभी थम दीजिए और यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, समझ में नहीं आ रहा बोलिए। चलिए देखते हैं क्या क्या। यस, श्रावण जी बोल रहे हैं यस। आदमपुर बोल रहे हैं यस मैम। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आता है। यस, सी एस श्रावण बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब आप लोगों के ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं और आपके बच्चे जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमें जो है सिर्फ समय की ही कमी है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके साथ बैठ के बहुत देर तक हम लोग जो है पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपके अध्यापक और हम लोग जब एक साथ पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को एकदम से कक्षा अच्छे से समझ में आता है और काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। और आगे से भी हम ध्यान रखेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो आप लोगों के अभी घर जाने का समय हो रहा होगा ना, तो हम आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। अगली कक्षा में मेरे बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे और इसी तरह से हम अपने पाठ की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों, सभी को धन्यवाद।